सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना 7 सितंबर का द हिंदू का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पर रशिया ने संडे को यूक्रेन में लार्जेस्ट एरियल स्ट्राइक करी जब से वॉर चालू हुआ है 2022 में। और इसमें बेसिकली 810 ड्रोन्स और डेकॉयज यूज़ हुए और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 44 लोग घायल हैं नेशन वाइड। और कीव की बेसिकली जो यूक्रेन की कैपिटल कीव है उसके रेजिडेंशियल बिल्डिंग और जो गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स है उसमें डैमेज हुए, ऐसा बोलना है। और जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि ये डेलिब्रेट क्राइम है और रशिया पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगने चाहिए। और उन्होंने यूएस, फ्रांस और यूके से स्ट्रॉन्ग रिस्पांस की उम्मीद रखी है और बोला है कि जो है अपील की है कि सैंक्शंस स्ट्रेंथन करें अगेंस्ट रशिया और सिक्योरिटी गारंटी सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाए। और कई सारे और कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया है इसको। और रशिया ने बोला कि उनके हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स सिर्फ ड्रोन्स असेंबली और स्टोरेज साइट्स या एयर बेसिस फैसिलिटीज पर हुए हैं। और रशिया ने डिनाई किया कि उन्होंने जो है कीव के दूसरे सिविलियन या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर टारगेट किए हैं। तो ये सेकंड मास अटैक है कीव पर जो है 2 हफ्तों के अंदर अंदर। और पीस टॉक्स की उम्मीद और कम हो रही है। और जो यूक्रेन के 26 एलाइज हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है, प्लेज किया है कि जो है वॉर के एंड होने के बाद वो ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय करेंगे यूक्रेन में एज अ रीअश्योरेंस फोर्स। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जैसा कि हमें पता है कि बेसिकली जीएसटी 2.0 लागू होने वाला है 22 सितंबर से, जिसमें कि गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया है 2 टियर स्ट्रक्चर, जिसमें कि 5% और 8% 18% का स्लैब रहेगा और एक 40% और लगेगा टैक्स, जो कि लग्जरी और सिन गुड्स पे लगेगा। तो अब इसमें बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे जो है इस रिफॉर्म को पीपल्स रिफॉर्म बोला है, जो हर इंडियन को टच करता है। और इन जीएसटी चेंजेस के बाद जो है गवर्नमेंट को 48,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो देखने को मिलने वाला है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये जो शॉर्टफॉल है ये इस जो जीएसटी कम किया गया है इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा लोगों का, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल जो है वो कवर हो जाएगा। और रेवेन्यू बायंसी बोलते हैं यहाँ पे। रेवेन्यू बायंसी मतलब कंजम्पशन बढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ज़्यादा टैक्स आएगा, जो कि जो कम पड़ रहा है, डेफिसिट पड़ रहा है, उसको बैलेंस कर लेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर का बिलीफ है कि जीएसटी रिफॉर्म और कंजम्पशन बूस्ट ये जीडीपी ग्रोथ को 6.3 से 6.8% से भी एक्सीड कर सकता है। और गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 2025 और 26 के लिए, वो लगभग 4.4% ऑफ जीडीपी रखा गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि 100 साल पूरे हो गए हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को, जो कि तमिलनाडु में लॉन्च हुआ था ऑफिशियली 1925 में। और इसमें जो मेन रोल था बेसिकली ईवी रामास्वामी ईवी रामास्वामी पेरियार जी का। एम था बेसिकली जो कास्ट हिरार्की है, पैट्रियार्की है और जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है उसको चैलेंज करना। और 1925 में ये बेसिकली स्टार्ट किया गया। और 1925 में इन्होंने जो है रामास्वामी पेरियार जी ने इन्होंने कांग्रेस जो है वो रिज़ाइन कर दिया और जस्टिस पार्टी कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी। वहाँ पे जस्टिस पार्टी का क्रिटिसिज्म बताया कि जस्टिस पार्टी में सिर्फ जो है जॉब्स और इंग्लिश एजुकेशन पर वो फोकस किया जाता है और कर रही है, जो कि सिर्फ एलीट के लिए था। और वार्न किया कि अगर इसमें मासेस को इंक्लूड नहीं किया गया तो जो नॉन ब्राह्मिन्स हैं वो भी ऑप्रेस करेंगे, जो है लोअर कास्ट को, वो ऑप्रेसिव हो सकते हैं। और उन्होंने टाइमली जो है तमिल वीकली एक लॉन्च किया जर्नल, जिसका नाम था अरासू कुडी अरासू में ये क्या लिखते थे, जो रेडिकल आइडियाज इसमें स्प्रेड किए, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी हो गई, कास्ट और रैशनलिज्म को लेके। और ये बेसिकली जो ब्राह्मण डोमिनेटेड प्रेस होता था उसको भी चैलेंज करता था। और कांग्रेस लेड नेशनलिज्म को चैलेंज करके बोला कि कांग्रेस एक जो है बेसिकली हिंदू हिंदू प्लस कास्ट सिस्टम का जो है बैशन है। इसमें जो जस्टिस पार्टी है उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं कि जस्टिस पार्टी में जो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन जस्टिस पार्टी 1916 में ये बनी। और इसने जो है फर्स्ट स्टेप था ये नॉन ब्राह्मण्स को जो है चैलेंज करने का, उनकी जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी है पॉलिटिकल और सोशल फील्ड्स में।
और पेरियार ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के थ्रू जो है मासेस को इंक्लूड किया और उनमें प्राइड इंस्टिल किया। तो रेडिकल रिफॉर्म्स जो इन्होंने किए बेसिकली सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस का जो है विदाउट जो बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के होता था, इक्वालिटी बेस्ड पे सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस, वुमेन्स का लिबरेशन और जिसमें कि विडोज की रीमैरिज कराना, राइट टू डिवोर्स और प्रॉपर्टी राइट्स, अबॉर्शन का जो है एडवोकेसी कि अबॉर्शन करवाना चाहिए, तो वुमेन लिबरेशन हो गया। थर्ड हो गया रैशनलिज्म एंड एथीज्म, यानी कि सेक्रेड कुछ जो कस्टम्स हैं पहले के उनको क्वेश्चन किया और नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज को एक कलेक्टिव पॉलिटिकल और आइडेंटिटी दी नॉन ब्राह्मण्स को भी। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन है ईवी रामास्वामी पेरियार जी के, जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक बनता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे अ बिग बुक ऑन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम अट्रैक्ट्स विजिटर्स स्पेस म्यूजियम इन केरला। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है उसके अंदर जो म्यूजियम था सेंट मेरी मगदलीन चर्च के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है स्पेस म्यूजियम में। और लेटेस्ट ड्रॉ क्या है कि एक बिग बुक बनाया गया है और इस बिग बुक में बेसिकली ये आउटडोर्स रखी गई हैं अंडर ट्री इन अ रॉकेट गार्डन। तो इस बुक में बेसिकली जो इसरो के इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, मिशंस हैं और इंडिविजुअल्स को हाईलाइट किया गया है और डेडिकेटेड पेजेस हैं। विक्रम साराभाई जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोले जाते हैं, जितने भी इसरो चेयरपर्सन से उनका कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ कैसे हुआ इस एजेंसी का, और ये एम है कि बच्चों और विजिटर्स में क्यूरियोसिटी और इंस्पिरेशन जगाना और साइंस को कहानी के फॉर्म में दिखाना, इंगेजिंग एंड मेमोरेबल बनाने का एफर्ट है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे मणिपुर को लेके है कि जो बेसिकली यूनियन होम मिनिस्ट्री और मणिपुर गवर्नमेंट और जो कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप था, जो कि जैसे कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल फ्रंट, इन्होंने बेसिकली 2 सितंबर 2025 को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट साइन किया गवर्नमेंट के साथ और एग्रीमेंट 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 4 सितंबर। एग्रीमेंट के मेन क्लॉज हैं कि ये ट्राईपार्टाइट डायलॉग था जिसने कि टू पेव द वे फॉर एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट लाना है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब पॉलिटिकल सेटलमेंट टॉक्स होंगे, लेकिन पीआईबी ने ऑफिशियल रिलीज में जो है लिख दिया था देयर इज अ नीड फॉर नेगोशिएटेड सॉल्यूशन टू ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन मणिपुर, जिससे कि जो है कुकीजो इंसर्जेंट ग्रुप्स में कंफ्यूजन पैदा हो गया। और उन्होंने बोला कि पीआईबी ने अपने हिसाब से स्पिन करके नैरेटिव बदला। तो जब एथनिक वायलेंस हुए 2000 में मई 2023 से पहले, उस समय इनकी डिमांड जो थी वो थी कि टेरिटोरियल काउंसिल यानी लोकल ऑटोनॉमी देना मणिपुर के अंदर। लेकिन वायलेंस के बाद डिमांड बदल गई कि उन्हें यूनियन कुकीजो के लिए यूनियन टेरिटरी चाहिए विद लेजिस्लेचर कुकीजो एरियाज के लिए। और ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है बेसिकली एक सीज फायर टाइप का एग्रीमेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच हुआ है। मतलब मिलिटेंट ग्रुप्स को टेम्परेली अपना वायलेंस जो है, एक्सटॉर्शन और आर्म्ड ऑपरेशंस वो सस्पेंड करना होगा। इसमें एक टाइम बाउंड पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात की गई है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो नेक्स्ट है रशिया इंडिया चाइना आर अवेयर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट लावरोव। तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, उन्होंने कहा है कि इंडिया, रशिया और चाइना जो है ये अपने कॉमन इंटरेस्ट को समझते हैं और पार्टनरशिप को और डेवलप कर रहे हैं। ये बात उन्होंने एससीओ की जो समिट है तियानजिन में चल रही है उसके साइडलाइंस पर बोली है। और जो ट्राईपार्टाइट हैंडशेक हुआ बिटवीन नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग, वो हेडलाइन बन गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे देखकर सोशल मीडिया पर कमेंट भी किया कि इंडिया और रशिया चाइना के डीपेस्ट और डार्केस्ट कैंप में चला गया है। बट इनके मुताबिक तो तीनों देश जो है कॉमन इंटरेस्ट है उनके, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड को जो है इम्प्रूव करना। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे इंडिया कॉशंस अगेंस्ट मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट मेजर्स। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ये है कि इंडिया का जो ऑटो और जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसको दिक्कत हुई है क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स और फर्टिलाइजर्स पर, जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स ऑटो और जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसमें यूज होता है। तो इंडिया चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी अब लगभग $100 बिलियन जो है वो पहुंच गया है 2024-25 में। तो उसी को लेके मैंने क्वेश्चन किया है जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं कि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स हैं उसको वेपनाइज करना बेसिकली इसके अगेंस्ट जो है क्वेश्चन किया इंडिया ने।
और उसका मिसयूज़ करके आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करना या मार्केट को डिस्टॉर्ट करना या सप्लाई चेन डिस्टर्ब करना, ये बेसिकली इसके अगेंस्ट वार्निंग किया दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने बोला है कि अगर एक्सपोर्ट सेटअप्स स्टेप्स यूज़ करने ही हैं तो वो कैलिब्रेटेड और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि ट्रस्ट इंटरनेशनल कॉमर्स में बना रहे। और इंडिया ने डिमांड की बेटर मार्केट एक्सेस की और सिंप्लीफाइड जो ट्रेड प्रोसेसेस हैं ईजियर ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, और परसिस्टेंट जो ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है इसको एड्रेस करने की बात की गई। इंडिया ने एम्फेसाइज किया कि कोऑर्डिनेटेड जो है एक्शन होना चाहिए ट्रेड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रीजन में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया एंड बांग्लादेश टू होल्ड टॉक्स ऑन वाटर शेयरिंग। तो इंडिया और बांग्लादेश बेसिकली जॉइंट रिवर कमीशन की मीटिंग ट्यूसडे को होगी दिल्ली में, और बांग्लादेश एक 10 मेंबर टीम भेजा है जिसका फोकस होगा जो 14 क्रॉस बॉर्डर रिवर्स है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसके बीच में वाटर शेयरिंग इश्यूज पे डिस्कशन होगा। मेन पॉइंट्स रहेंगे गंगा वाटर ट्रीटी जो 1996 है, वो साइन की गई थी शेख हसीना के जो है फर्स्ट टर्म के टाइम पे, और जिसकी वैलिडिटी 30 साल की थी, और इसका रिन्यूअल जो है अभी ड्यू है 2026 में दोबारा रिन्यू होनी है। तो बांग्लादेश चाहता है इस चीज़ ये जो है इसका जो है लॉन्ग टर्म रिन्यूअल टाइम फ्रेम नेक्स्ट टाइम में किया जाए, और क्रॉस बॉर्डर रिवर्स को लेके एक स्पेशल मैकेनिज्म मांग रहा है जो कि 14 क्रॉस बॉर्डर रिवर्स हैं उनके लिए, और जैसे कि गोमती हो गई, धरला हो गई, दूध कुमार हो गई। और जो फ्लड मैनेजमेंट के बारे में बांग्लादेश ने प्रपोज किया है कि एक जॉइंट फ्लड फोरकास्टिंग मैकेनिज्म बनाया जाए और कि फ्लड्स जो है पहले से फोरकास्ट किए जाएं। और बेसिकली मीटिंग हो रही है एक सेंसिटिव टाइम पर जब शेख हसीना गवर्नमेंट जो अगस्त 2024 में गिर गई और बांग्लादेश अपनी जो है फर्स्ट पोस्ट हसीना इलेक्शंस की तैयारी कर रहा है 2026 में इलेक्शंस की, तब ये मीटिंग हो रही है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली जो है जो वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें फिल्म मेकर जो अनुपमा रॉय हैं उनको अपनी फिल्म सॉन्ग ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और उन्होंने बेसिकली फिर जो है अपनी स्पीच में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बोला कि एवरी चाइल्ड डिजर्व्स पीस, फ्रीडम एंड लिबरेशन एंड पैलेस्टीनियंस आर नो एक्सेप्शंस। उन्होंने ये भी बोला कि माइट इट अपसेट माई कंट्री बट डज नॉट मैटर एनी मोर। नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली अरुणाचल विलेज टू होस्ट सनराइज फेस्टिवल इन दिसंबर। तो अरुणाचल प्रदेश का बेसिकली जो डोंग विलेज है अंजौर डिस्ट्रिक्ट में, जो हर दिन इंडिया में सबसे पहले जहाँ पे सूरज की किरण दिखती है, और यहाँ पर पहला जो है सनराइज फेस्टिवल मनाया जाएगा और विजिटर्स को चांस मिलेगा इंडिया का फर्स्ट सनराइज ऑफ द न्यू ईयर देखने का, और अरुणाचल एज अ लैंड ऑफ राइजिंग सन का यूनिक एक्सपीरियंस करने का है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। ग्रेट निकोबार है उसको इस मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह डेवलप करना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना डुअल यूज सिविल और मिलिट्री के लिए, टाउनशिप डेवलप करना, पावर प्लांट्स लगाना पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप के लिए, टूरिज्म और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जैसे होटल, रिजॉर्ट, इको टूरिज्म। 72,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, और क्लेम किया जा रहा है एज अ डेवलपमेंट के लिए, बट ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ट्राइबल्स पर वहाँ के, और जो वहाँ की इकोलॉजी है उस पर। और प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो बेसिकली जो निकोबार ट्राइब है जहाँ रहते हैं, या शोम्पेन ट्राइब जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनके एरियाज में आता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है पूरा उनको कट ऑफ कर देता है अपने एंसेस्ट्रल जो फॉरेस्ट हैं और लाइवलीहुड से, और आउटसाइडर्स का ह्यूज इन्फ्लक्स होगा जो है इसके बाद, जो कि उनके कल्चर और जो सर्वाइवल है उसको दोनों के लिए थ्रेट रहेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इग्नोर किया कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। प्रोजेक्ट से पहले जो है आर्टिकल जो 338A के अंदर नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स से कंसल्ट नहीं किया गया, और ट्राइबल काउंसिल का जो ऑब्जेक्शन है वो इग्नोर किया गया, और नो ऑब्जेक्शन लेटर जो है लिया गया प्रेशर के अंदर, और सोशल जो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो स्किप किया गया, और ऐसा बोला गया ट्राइबल्स के द्वारा। और जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है उसको वायलेट किया गया कि शॉम्पन्स को जो है वो कंसल्ट नहीं किया गया इसमें। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स बताते हैं कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं इसमें, कि मेजर डिफॉरेस्टेशन होगा,
गवर्नमेंट बोल रही है कि 8.5 लाख जो है ट्रीज जो है उनको काटा जाएगा, बट एक्सपर्ट्स इसको 32 से 58 लाख ट्रीज जो है बोलते हैं कट किया जाएगा। और तो यानी कि एक यूनिक जो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इसमें जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है 1A उसका वायलेशन हुआ। कैसे कि ये एरिया टर्टल नेस्टिंग साइट्स और कोरल रीफ उसको जो है उसको हर्ट करता है, उसको वायलेट करता है, और कंस्ट्रक्शन जो है लीगली प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने रिक्लासीफाई कर दिया साइट एज अ कमिटी रिपोर्ट, और कमिटी रिपोर्ट ने इसे सीक्रेट रखा, को रिक्लासीफाई कर दिया गया। और वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ में निकोबारीज जो लॉन्ग टेल्ड मकाक है और सी टर्टल है, डुगोंग्स हैं, वो रिस्क पे हैं। और तो रिसर्चर्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो वर्क करें अंडर प्रेशर। साथ ही डिजास्टर रिस्क भी है कि अर्थक्वेक और जो सुनामी जोन्स हैं बेसिकली ये सारे, तो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये एक रेसिपी है डिजास्टर के लिए। तो कंक्लूजन क्या है इसका कि ट्राइबल राइट्स बाईपास किए जा रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉज आर मॉक्ड, डिजास्टर रिस्क को इग्नोर किया जा रहा है। निकोबारीज और शॉम्पेन ट्राइब्स जो है फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन अपने कल्चर और लाइवलीहुड का। रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी अगर उसको डैमेज किया गया तो इरिवर्सिबल डैमेज होगा। तो प्रोजेक्ट जो है वो एज अ ट्रैवर्सिटी ऑफ जस्टिस और बिट्रेल देखा जा रहा है ऑन इंडियाज इकोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये इस पूरा आर्टिकल में बोलते हैं। तो नेक्स्ट है अ कॉम्प्लेक्स टर्न इन इंडियाज एफडीआई हिस्ट्री। तो यहाँ पे बोलते हैं जब से 1991 में रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, तो एफडीआई जो है मॉडर्नाइज हुई है इंडस्ट्रीज के लिए और टेक्नोलॉजी लेके आई है और लिंक किया है इंडिया को ग्लोबल मार्केट्स के साथ, जिससे कि ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनको बेनिफिट मिला है बहुत ज़्यादा। और ग्रॉस इनफ्लो की बात करें 2024-25 में एफडीआई की तो लगभग $81 बिलियन रहा है, जो कि लास्ट ईयर से 13% ऊपर रहा है लगभग। और बिटवीन 2011 से 2021 की बात करें तो ये एफडीआई जो है $46.6 बिलियन से बढ़ के $84.8 बिलियन हुआ है। तो अब प्रॉब्लम क्या है बोलते हैं कि ग्रॉस इनफ्लो है वो तो बढ़ रहा है, बट जो नेट एफडीआई वो गिर रहा है। रीज़न बेसिकली जो बताते हैं कि बहुत सारा ह्यूज आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। किस फॉर्म में? एक तो डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में और प्लस रिपैट्रिएशन के फॉर्म में, इसमें ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है मनी का। डिसइन्वेस्टमेंट जब कोई फॉरेन कंपनी जो इंडिया में जिसने इन्वेस्ट किया है वो अपना स्टेक रिड्यूस कर दे या कुछ पार्ट बेच दे इंडियन बिजनेस में, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रिपैट्रिएशन जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना प्रॉफिट, डिविडेंड या कैपिटल गेन्स अपने कंट्री में दोबारा भेज देता है तो उसको रिपैट्रिएशन बोलते हैं। तो इससे आउटफ्लो हो रहा है मनी इंडिया का, तो इसी वजह से बेसिकली नेट एफडीआई इंडिया का कम हो जा रहा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर है वो भी ड्रॉप हो गया है 12% पे। आउटवर्ड एफडीआई की बात करें तो ये 2011-12 में लगभग $13 बिलियन आउटवर्ड एफडीआई था, जो कि बढ़ के 2024-25 में लगभग $29.2 बिलियन हो गया। रीज़न क्या है कि क्यों बाहर जा रहा है पैसा? एक तो रेगुलेटरी डिलेज और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स और जो पॉलिसी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये 3 बड़े मेजर रीजंस हैं। और कैपिटल आउटफ्लो की वजह से डोमेस्टिक ग्रोथ जो है वो भी कम हो रही है, जॉब्स भी कम क्रिएट हो रही हैं और इनोवेशन भी जो है वो भी कम हो गया है। जो ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ये अपना पैसा वापस ले जा रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क बोलते हैं कि डिक्लाइन एफडीआई नेट इन्फ्लो अगर डिक्लाइन करता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, करेंसी की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा और आरबीआई की मॉनेटरी फ्लेक्सिबिलिटी पर भी इफेक्ट कर सकता है। और जो भी जितनी भी एफडीआई बाहर जा रही है उसकी हाफ जो है लगभग डेवलप्ड नेशंस को वापस जा रही है, वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी और टैक्स बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। कि व्हाट नीड्स टू बी डन, किया क्या जाना चाहिए? तो बोलते फोकस होना चाहिए इक्वालिटी पे, ड्यूरेबिलिटी पे और अलाइनमेंट पे एफडीआई की, नॉट जस्ट हेडलाइन नंबर्स। तो इस पे फोकस होना चाहिए। एंश्योर करना चाहिए पॉलिसी कंसिस्टेंसी, स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहिए। तीसरा जो बोलते हैं कि ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करो, अट्रैक्ट करो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को।
और स्ट्रेंथन करो बेसिकली अपने जो इंस्टीट्यूशन है और गवर्नेंस है उसको, ताकि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। और फिफ्थ बोलते हैं कि प्रमोट करें लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फ्लॉज। ये सारे वे फॉरवर्ड में बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी प्रोएक्टिव एंड करेक्ट इन करेक्टिंग इट्स सिस्टमिक फॉल्ट्स। तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने के लिए बिहार में, उसमें उसने कंसर्न्स रेज किए हैं, जैसे कि इसमें कई सारे वोटर्स का डिलीशन किया गया और वो अनयूजुअल लगता है, जो कि डेमोग्राफिक ट्रेंड्स और एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं करता। तो कई सारे जो अपोजिशन क्लेम्स हैं नेशन वाइड इशूज़ को लेके कि बट कोई डायरेक्ट प्रूफ अभी नहीं मिला है कि पार्टली कोई बेनिफिट हुई है। और इसमें आलंद केस बोलते हैं, अलांद केस कर्नाटका का, कि ऑफिशियल्स ने कई सारे जो फॉर्म 7 एप्लीकेशंस हैं फेक मिले उनको, वोटर्स हैं उनको। बेसिकली जो फॉर्म 7 है वो यूज़ किया जाता है कि कोई भी अगर बिलीव कर रहा है कि उसका नाम ऐड किया जाना चाहिए या रिमूव किया जाना चाहिए वोटर लिस्ट को, उसको लेके फॉर्म 7 होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि फॉर्म 7 के कई सारे थाउजेंड्स ऑफ फेक क्लेम्स आए एम्ड एट डिलीटिंग जो है द वोटर्स नेम। और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिनाई कर दिया टेक्निकल रिकॉर्ड्स देने से, लाइक जैसे कि आईपी एड्रेस या फ़ोन नंबर्स। तो ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिएक्टिव है और प्रोएक्टिव नहीं है। तो प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई किए गए वो क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए गए कि कोई वेरिफिएबल डिटेल्स जैसे कि वोटर डिलीशन और अपडेट्स, इनको चेक करना हार्ड है इंडिपेंडेंटली। ट्रस्ट डेफिसिट का इशू बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज फुल्ली इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट नहीं करती और इलेक्शन जो है एक्सप्लेनेशन जो पार्शियल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के और डिलेड होते हैं। जुडिशियल इंटरवेंशन बोलते हैं रिक्वायर्ड है क्योंकि बिहार में सुप्रीम कोर्ट को कंपेल करना पड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो जो डिलीट हुए नेम्स उनको रिलीज करे। और बोलते हैं कि इवन जो छोटा सा डिलीशन होता है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजल्ट नैरो मार्जिन से। रिकमेंडेशंस बताते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस है कि इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशंस को, और स्टेप्स लेने चाहिए जो कि प्रिवेंट करे फॉर्म 7 का जो एडिशन और डिलीशन के लिए नेम्स वोटर्स का, उसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए ताकि वोटर्स जो है वो एलिजिबल वोटर्स डिलीट ना हो। और प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी नीडेड है ताकि ट्रस्ट जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में दोबारा से रीगेन हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेइंग विद ग्रेस, चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स रिक्वायर अ पॉलिसी रिस्टोरेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे इंडिया के डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात हो रही है कि जो इंडिया का क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट यानी कि जो है कितनी लाइव बर्थ कितनी होंगी 1000 पीपल्स पे। तो ये पहले जो बेसिकली 2022 में 19.1 था, जो कि घट के 2023 में 18.4 हो गया है। और अगर टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब जितना भी एवरेज कितने नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस हैं वो कोई भी महिला जो है जन्म देगी इन हर लाइफ टाइम, तो ये भी बेसिकली जो है कम हुआ है। 2023 में जो है ये 1.9 हुआ है, जो कि रिप्लेसमेंट जो लेवल होता है 2.1, यानी कि जो है स्टेबलाइज रखने के लिए पॉपुलेशन जितना चाहिए होता है उससे भी कम है। तो इंटरप्रिटेशन इसका क्या है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंडिया की स्लो हो रही है और इंडिया जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें बताते हैं कि जो है हाईएस्ट जो क्रूड बर्थ रेट है और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बिहार का है। और लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट तमिलनाडु का है क्रूड बर्थ रेट जहाँ पे 12 है। और नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो जो है नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी जो है 2.1 से ऊपर है। एल्डरली पॉपुलेशन की बात करते हैं कि पॉपुलेशन जो है जो अबव 60 है वो लगभग 9.7% है, ये भी लास्ट ईयर से 0.7% बढ़ी है। तो सबसे जो हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन है वो केरला में है, केरला में 15% है। और इसके लिए इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया के, कि इंडिया जो है इसको प्रिपेयर करना चाहिए अपनी जो एजिंग पॉपुलेशन है जो बढ़ गई है, एजिंग पॉपुलेशन के लिए। और इवन वाइल स्टिल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट्स रिलेटिवली यंग वर्कफोर्स, नीड क्या है, नीड है इंक्लूड करने की फाइनेंशियल सपोर्ट एल्डरलीज के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप करें फिजिकल और मेंटल,
सोशल सपोर्ट होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज होना चाहिए। तो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो पॉलिसी प्लानिंग रिक्वायर करता है, बोथ फॉर यंग एज वेल एज एल्डरली पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे जीएसटी 2.0 विल एम्पावर यंग इंडियंस। तो यूथ की स्ट्रेंथ बताते हैं इंडिया में कि नियरली 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो दैट इज अंडर 35 ईयर्स। तो जो है जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी डायनेमिक और एम्बिशियस है, और यंग पीपल जो है वो ड्राइव करते हैं एस्पिरेशंस, एंटरप्राइज बनाते हैं और कंजम्पशन को भी बूस्ट करते हैं। तो जीएसटी 2.0 जो आया है ये बेसिकली बेनिफिट करेगा हाउस होल्ड्स को। एक तो सिंपलर टैक्स रेट्स हो गए हैं इसमें, जैसे कि पता है कि 5% और 18% स्लैब्स बनाए गए हैं, और एक 40% का भी टैक्स लगाया जाएगा लग्जरी और सिन गुड्स पे। तो एग्जेम्पशन जो दिए गए हैं इंश्योरेंस और अदर सर्विसेज पे, उस पर भी जो है उस पर कम किया गया है जीएसटी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंप्रूव होगी और फाइनेंशियल फैमिली जो है बेटर हैंडल कर पाएंगी, जो अपने ईएमआई है, एजुकेशन है या फिर हेल्थ केयर है उसको। और इंश्योरेंस कवर्ज एंड कवरेज जो है इनकरेज किया गया है कि जीएसटी रिमूव कर दिया गया है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे, ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और भी मोर एक्सेसिबल हों। और सपोर्ट किया गया है एमएसएमईज को भी, कि एमएसएमईज जो है ओवर 110 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉय करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली जीडीपी में। तो इनके लिए जीएसटी 2.0 बेटर कंप्लायंस सिंप्लीफाई करता है, कंप्लायंस फॉर्मलाइजेशन जो है वो इंक्रीज करता है, और क्रेडिट जो एक्सेस है उसको भी इम्प्रूव करता है कि लोन इनको आसानी से मिल सके। तो अफोर्डेबल कॉस्ट होने की वजह से बेसिकली कंजम्पशन जो है वो बूस्ट होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी जो है लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे, और जिसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और जिसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ेगा और दोबारा से ये साइकिल फिर से चालू होगी। तो जीएसटी 2.0 स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ करता है सेल्फ सस्टेनिंग जो इकोनॉमिक साइकिल है, इस साइकिल को क्रिएट करता है सेल्फ सस्टेनिंग ऐसा बोलते हैं। और इंक्लूड बेसिकली जो जीएसटी 2.0 है वो ट्रांसपेरेंट है और स्टेबल टैक्स सिस्टम ऐसा बोलते हैं, और यंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगा अपने फाइनेंसेस प्लान करने में, और अपने जो विदाउट सरप्राइजेस। और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं कि यंग पॉपुलेशन और जो फिस्कल रिफॉर्म्स हैं ये कंजम्पशन लेड और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोड्यूस करेगा इंडिया में, और इंश्योर करेगा कि जो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। लॉन्ग टर्म विजन जो है वो जीएसटी 2.0 बोलते हैं कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर इंडिया का जो है वो फाउंडेशन है। एम्पावर करता है जो कि यंग को कि वो स्पेंड करे और सेव करे, सेव करे, इन्वेस्ट करे और सिक्योर करे अपना फ्यूचर, बूस्टिंग द इकोनॉमी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज़ है। इसराइल वॉन्ट्स रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियंस स्टेट शुड ट्रिगर यूनिलैटरल एक्शंस। तो इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के, उसको बोला है कि ये मिस्टेक है, और वार्निंग दिया है कि इससे इसराइल जो है यूनिलैटरल एक्शन अकेला ले सकता है। और जैसे कि फ्रांस हो गया या यूके हो गया, इन्होंने पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन का प्लान बनाया है, और उन्होंने बोला कि ऐसे मूव्स जो है रीजन को डिस्टेबलाइज करेंगे और पीस प्रोसेस को मुश्किल बनाएंगे। तो इसराइल ने बेसिकली वेस्ट बैंक में जो है नए सेटलमेंट्स अप्रूव किए हैं जो कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल टेंशन और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ट्रम्प सेज ही इज रेडी टू मूव टू अ सेकंड फेज ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो रशिया के खिलाफ सेकंड फेज ऑफ सैंक्शंस के लिए रेडी हैं, और यूक्रेन वॉर के बीच में। तो पहले वो सैंक्शंस थ्रेटन कर रहे थे, पर पीस टॉक्स के लिए रुके हुए थे, और उन्होंने बेसिकली बोला कि यूएस और यूरोपियन यूनियन सेकेंडरी टैरिफ लगा सकते हैं उन कंट्रीज पे जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, ताकि रशियन इकोनॉमी कोलैप्स हो और पुतिन नेगोशिएशन टेबल पर आए। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। कोई भी सजेशन हो तो वो कमेंट में बताइएगा।